हमारे YouTube चैनल फार्मा व्यू पर दवाइयों के सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। दवा को खुद से लेने की सलाह नहीं दिया जाता है। किसी भी दवा को खाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा कफ सिरप सूखी खांसी के लिए यूज़ किया जाता है और कौन सा सिरप बलगम वाली खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कफ सिरप होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्राई कफ सिरप। ड्राई कफ सिरप में सूखी खांसी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब होता क्या है, चूँकि सूखी खांसी पर बलगम नहीं बनता है, इसीलिए हम इसको नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप भी बोल लेते हैं। दूसरे टाइप की जो सिरप होती है वो होती है वेट कफ सिरप। वेट मीन्स होता है कि बलगम वाले सिरप, मतलब अगर खांसी आ रही है उसके साथ साथ बलगम भी आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेट कफ सिरप। इसको हम प्रोडक्टिव कफ सिरप के भी नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने दो चीज़ देखा, एक ड्राई कफ सिरप और एक देखा आपने वेट कफ सिरप। ड्राई कफ होता है वो जो होता है, ड्राई कफ सिरप जो होते हैं वो सूखी खांसी के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो वेट कफ सिरप होते हैं ना, वो बलगम वाली खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में आप ये जानोगे कि सूखी खांसी के लिए कौन सा सिरप लेना है और बलगम वाली खांसी के लिए कौन सा सिरप लेना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग जो है ड्राई कफ सिरप लेते हो लेकिन आपको बलगम वाली खांसी होती है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। और आप लोग जाते हो मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आते हो और उसको पी लेते हो, लेकिन वो सूट नहीं करता है आपको। तो आप लोग को ये जानना जरूरी है कि किसी भी दवा के साल्ट नेम को देख करके आप लोग कैसे जान सकते हो कि वो सिर्फ ड्राई कफ के लिए है या तो वेट कफ के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर किसी को केवल सूखी खांसी है, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो साल्ट नेम होता है सिरप के ऊपर वो होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो साल्ट होता है वो होता है केवल सूखी खांसी के लिए। यहाँ मैंने दिखा भी रखा है आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। इसको आप लोग याद रखना हो तो ऐसे याद रख सकते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, डी फॉर डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और डी फॉर ड्राई, यानी कि ये ड्राई कफ सिरप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का। अब यहाँ पे चूंकि आप लोग पैकिंग पर भी देख पा रहे होंगे, ये जो सॉल्ट नेम दिया हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, वहाँ पे ड्राई कफ लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, ठीक है। तो इससे आप लोग पहचान सकते हैं जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का सॉल्ट नेम आता है वो आता है केवल और केवल ड्राई कफ सिरप के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि सूखी खांसी भी होती है और रनिंग नोज, मतलब क्या होता है कि नाक भी बहता है। तो इस सिचुएशन में आपको कौन से सॉल्ट नेम की जो है दवा यहाँ पे देनी है। तो देखिएगा, यहाँ पे बात क्या आती है कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी होना चाहिए उसमें, जो सूखी खांसी को ठीक करेगा। और रनिंग नोज के लिए, मतलब अगर नाक बह रहा है तो उसमें क्या होता है, डाइफेनहाइड्रामाइन या तो डाइफेनहाइड्रामाइन या तो है, इस दोनों में से कोई एक कंपोजिशन जो है वो रहना चाहिए। वो दूसरा क्या है, क्लोरफेनेरामाइन। तो कि दोनों साल्ट में से कोई ना कोई एक साल्ट होना चाहिए जो कि क्या करेगा, रनिंग नोज को ठीक कर देगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे पुट कर रखे हैं जो आप लोग देख सकते हो, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो क्या है, एक सिरप का नाम है यहाँ पे जेडेक्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। यहाँ पे देखिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा और नीचे जब बढ़ोगे ना तो यहाँ पे देखो क्लोरफेनेरामाइन भी यहाँ पे कंपोजिशन है। तो अगर आपके जो है रनिंग नोज भी है और ड्राई कफ भी है तो आप लोग जेडेक्स सिरप को ले सकते हो। बात आती है यहाँ पे कोरेक्स सिरप की। देखिए, जो कोरेक्स होता है ना, उसमें क्या होता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और क्लोरफेनेरामाइन भी होता है। यहाँ पे देखिएगा, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी है और क्लोरफेनेरामाइन भी है, क्लोरफेनेरामाइन मिलेट, कोरेक्स डीएक्स। डीएक्स यहाँ पे क्यों है, इसका मतलब आप लोग समझिए। डीएक्स इसलिए है, यहाँ पर डी फॉर होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डीएक्स है। डीएक्स मीन्स डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो नाम पड़ा है इसका कोरेक्स डीएक्स पड़ा हुआ है। अब बात आती है, चूँकि आगे अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका ड्राई कफ भी है, ठीक है, मतलब खांसी भी आ रही है आपको, रनिंग नोज भी मतलब नाक भी बह रहा है, और कंजेशन भी हुआ है, मतलब क्या है कि नाक जो है बंद है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक से लोग सांस नहीं ले पाते हैं तो मुंह से सांस लेते हैं, तो उसको कंजेशन बोलते हैं। तो अगर ये सिचुएशन है, क्या है, आपको ड्राई कफ भी है, रनिंग नोज भी है और कंजेशन भी है, तो उस सिचुएशन में आपको कौन सा सिरप जो है लेना बेहतर होता है। तो उस सिचुएशन में ना आपको करना क्या होता है, बेसिकली जो देखिए होता क्या है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होना चाहिए उसमें, ठीक है, क्लोरफेनेरामाइन होना चाहिए जो कि रनिंग नोज को ठीक कर देगा। उसके बाद आती है फिनाइलेफ्रिन, ठीक है, जो फिनाइलेफ्रिन होता है ना, वो कंजेशन को ठीक करता है। तो अगर आप लोग इस तरह कोई यहाँ पे मार्केट में सिरप जो ढूंढोगे तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी कोट कर दिया है। यहाँ पे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी है, ठीक है, क्लोरफेनेरामाइन भी है और फिनाइलेफ्रिन भी है। और ये जो मार्केट में जिस नाम से आता है उसको हम बोलते हैं कफ्रिल डी, ठीक है, इस नाम से आपको मार्केट में ये ईजिली मिल जाता है। अब तक आपने देखा कि कौन सा साल्ट नेम का जो सिरप होता है वो किस टाइप की खांसी के लिए यूज किया जाता है। देखिए, जो सिरप होते हैं ना, उसको देने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि किस टाइप की खांसी है। सूखी खांसी है, उसमें रनिंग नोज भी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेट यानी कि बलगम वाली खांसी है। तो इस तरीके से आपको जो है डिफरेंट कर लेना होता है, तब जाकर आप लोग ये चीज़ पहचान सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ कुछ मैंने कंपोजिशन यानी कि सॉल्ट नेम दे रखे हैं। यहाँ पे देखो कोडीन और नस्कोपिन, ये ऑलरेडी जो है वो सूखी खांसी में यूज़ किया जाता है।
तो मैं आपको यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। देखिए जो कोडीन होते हैं ना, वो पहले क्या होता था, कोडीन का जो है यूज़ किया जाता था खांसी के सिरप बनाने में, ठीक है। खांसी के सिरप में कोडीन का जो कंपाउंड है वो यूज किया जाता था। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी इसका जो है मिसयूज होने लगा, ठीक है। क्या करते थे, जो ऐसे लोग होते थे मिसयूज करते थे इसका, जो है यूज करते थे, नशा में इसका यूज होने लगा था, ठीक है। ये नशा होता था, तो क्या करते थे कोई कोई लोग एक सिरप लेते थे और पूरा का पूरा वो गटक लेते थे, पूरा पूरा मार लेते थे, और एक तरह से शराब का, एल्कोहल का काम वो कर देता था। क्योंकि आपको ही पता है किसी भी अगर दवा का आप लोग ज़्यादा डोज लोगे ना, तो ज़्यादा डोज जो होता है उसका वो खतरनाक होता है अपनी बॉडी के लिए। तो क्या होता है, ये नशा देता था, ठीक है। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, इसकी जगह पे नेक्सकोपिन का यूज करते हैं, ये लोग कोडीन की जगह नेक्सकोपिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये जो कफ सिरप होते हैं ना, वो काम कैसे करते हैं। तो कफ सिरप जो होते हैं वो कफ सेंटर सप्रेसेंट पे काम करते हैं, ठीक है। जो हमारा कफ सेंटर होता है ना, उसको सप्रेस कर देते हैं। और एक कफ सेंटर होता क्या है, ये होता है माइंड में, ठीक है। जो कफ सेंटर होता है आपका, वो होता है माइंड में। वो क्या करते हैं ना, इसको सप्रेस कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा एक चीज़ कि जो भी कफ सिरप होते हैं उसको पीने के बाद इंसान को नींद आने लगती है। क्या होता है, नींद आने लगता है। बहुत सारे जो कफ सिरप होते हैं उसको पीने के बाद नींद ही आती है। तो क्या करते हैं कंपनी वाले, जो भी दवा की मैन्युफैक्चरर कंपनियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, जब कि इनके डोज को जो है ओवरकम और करने के लिए वो क्या करते हैं, इसमें कैफीन की जो मात्रा है मिलाने लगे थे, ठीक है। कैफीन की जो है मात्रा वो लोग ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, माइंड जो है थोड़ा स्टिमुलेंट रहता है, ठीक है। माइंड जो है स्टिमुलेंट कर देता है माइंड को, और नींद जो है नहीं आती है, रिलैक्स थोड़ा फील होता है, ठीक है। कैफीन को आपको ही पता है कि जो कैफीन होता है वो पाया जाता है चाय पत्तियों में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कैफीन भी थोड़ा ऐड किया जाता है कि जिससे कि ये जो क्या करता है, माइंड को स्टिमुलेट कर देता है और आपको नींद जो है वो नहीं आती है। और ये बेसिकली कफ सेंटर सप्रेसेंट होते हैं, ठीक है। और ये हमने देखा कि ड्राई कफ के लिए। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ ब्रांड नेम है अवेलेबल हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं। देखो यहाँ पे पहला जो ब्रांड नेम मैंने बताया, कि मैंने इसके पहले इसको बताया भी था, कफरिल डीएक्स, ठीक है। और डेक्रोक्स डी आप लोग ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी है, फेनिलफेनामाइन भी है, और यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे जेडेक्स भी है। जेडेक्स में मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में ही बताया था। और जो एस्कोरिल डी होते हैं ना, ये देखो एस्कोरिल डी, ये जो सिरप होता है वो भी ड्राई कफ के लिए भी यूज होता है और बहुत ही कारगर सिरप साबित होता है एस्कोरिल डी सिरप, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि वेट कफ सिरप क्या होते हैं। वेट कफ सिरप या प्रोडक्टिव कफ सिरप जो है, उसको जो है कैसे आप लोग साल्ट नेम देख कर कैसे बताओगे कि आखिर वेट सिरप है। तो देखिए जो वेट सिरप होते हैं ना, वेट सिरप मतलब होता है कि बलगम वाली खांसी, ठीक है। क्या होता है, बलगम वाली खांसी, बलगम वाली। बहुत लोगों की खांसी होती है, ठीक है, तो उसको हम बलगम वाली खांसी बोलते हैं। जो वेट कफ सिरप होते हैं ना, वो बलगम को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ कर क्या करते हैं, बलगम को पतला कर देते हैं और बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कुछ साल्ट नेम दे रखे हैं मैंने, सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, ठीक है, ग्वाइफेंसिन, ग्वाफेनासिन भी बोलते हैं इसको, और अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमैक्सिन और एम्ब्रोक्सोल। तो ये जितने भी साल्ट नेम है ना, वो सारे के सारे जो है प्रोडक्टिव कप यानी कि वेट कप में दिए जाते हैं, ठीक है, वेट कप में। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो सिरप आते हैं अभी वेट कप में, उसमें सबसे ज़्यादा जो चलता है वो चलता है एम्ब्रोक्सोल और ग्वाइफेनासिन, ठीक है, ग्वाफेनासिन भी इसको बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो चलती हैं अधिकतर वेट कप से। क्या होता है, जो भी वेट कप होते हैं यानी कि जो बलगम वाली खांसी होती है, उस स्थिति में होता क्या है, जो भी बलगम होता है ना, वो जो होता है वो सांस की नली में जमा हो जाता है, ठीक है, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उस स्थिति में पेशेंट को करना क्या होता है, उस स्थिति में ब्रोंकियोडायलेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ब्रोंकियोडायलेटर का। अब ब्रोंकियोडायलेटर क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, इसमें कौन कौन से साल्ट की दवाएं आती हैं। इसमें बेसिकली आता है सल्ब्यूटामॉल, लीवोसल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन। तो ब्रोंकियोडायलेटर क्या करते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर जो है सांस की नली को दोस्तों वो खोल देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो व्यक्ति होता है वो आसानी से सांस ले सकता है और जो है सांस जो पूरी तरीके से फेफड़े में उसके जाता है। ये काम होता है, वो जो होता है वो ब्रोंकियोडायलेटर का होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ, होता क्या है ब्रोंकियोडायलेटर लेने से। देखिए कभी कभी क्या होता है, ब्रोंकियोडायलेटर लेने से ना जो होता है वो दिल की धड़कन जो है थोड़ी तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में करना क्या होता है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रोंकियोडायलेटर का ये जो सिचुएशन होता है वो पैदा क्यों होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जितने भी आप लोग ये प्रयोग करते हो, जो भी ये वेट कप होते हैं, तो इनके साथ, ठीक है, इनके साथ जो है वो ब्रोंकियोडायलेटर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो वेट जो होता है, बलगम होता है ना, वो क्या होता है, वो जमा हो जाता है। तो उसको जो है बाहर निकालने के लिए उस चीज़ को जो है ब्रोंकियोडायलेटर दिया जाता है, जिससे कि सांस की जो नली है वो पूरी तरीके से साफ रहे और आपका जो है सांस जो है फेफड़ों तक पहुंचता रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो सल्ब्यूटामॉल हो गया, लीवोसल्ब्यूटामॉल हो गया और टर्ब्यूटालिन हो गया, तो जब डोज ज़्यादा हो जाता है, जैसे अगर मान लीजिए डॉक्टर ने बोला है 5 ml देने के लिए
और बाय द वे कोई पेशेंट अगर 10 ml ले रहा है तो क्या हुआ, डोज ज़्यादा हो गया। और इस स्थिति में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। ठीक है, इस स्थिति में आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। करना क्या होता है इसमें, बिल्कुल पेशेंट को ले जाकर पहले लेटा देते हैं, उसके बाद से उसको थोड़ा सा फ्री स्पेस देते हैं, मतलब हवा करते हैं, फैन ऑन कर देते हैं, और 5-10 मिनट बाद जो है पेशेंट ऑफर रिकवरी होता है, नॉर्मल हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना होता है, जब भी आप लोग देखते हो किसी भी सिरप में अगर सल्ब्यूटामॉल, लीवोसल्ब्यूटामॉल और टर्बिटालिन है ना, तो उसको कभी भी अपने आप से नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर जितना डोज बताते हैं उतना ही आपको लेना है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना है। ये वीडियो एजुकेशनल जो है एजुकेशन के लिए यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नॉलेज के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, न कि मैं आपको प्रिस्क्राइब करता हूँ कि आपको जाकर लेना है ये। ठीक है, तो ये हो गया सल्ब्यूटामॉल और लीवोसल्ब्यूटामॉल। कुछ इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो आपको जानना चाहिए। कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, अगर आप लोग इससे ज़्यादा डोज लेते हो तो साइड इफेक्ट जो है बॉडी में क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको। तो इस स्थिति में आपको बॉडी में जो होता है पल्पिटेशन होने लगता है, यानी कि दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। इरेथमिक जो है हार्ट बीट हो जाता है उस सिचुएशन में। फिर क्या होता है, रेस्टलेसनेस फील होने लगता है, यानी कि बेचैनी आपको फील होने लगती है। उसके बाद से नर्वसनेस यानी कि घबराहट आपको फील होने लगती है। फिर थ्रॉट में इरिटेशन हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है जो आप लोग पीते हो सिर्फ थ्रॉट के रास्ते जाता है तो उसमें इरिटेशन हो जाता है, और यहाँ पे मसल स्ट्रेमर हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो है वो साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं आपके, अगर आप लोग कोई ब्रोंकियोडायलेटर का ज़्यादा जो है हाई डोज अगर ले लेते हो तो। अब बात आती है यहाँ पे, कुछ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ पाओ कि वाकई में कौन सा आपको सिरप लेना बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एस्कोरिल सी मैंने लिखा है। ठीक है, एस्कोरिल सी जो होता है वो बेसिकली प्रयोग होता है आपके वो वेट कफ सिरप में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ग्रिलिंटस का मैंने लगाया है, तो ग्रिलिंटस में आप लोग देख पा रहे होंगे डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन भी है, ठीक है, क्लोरफेनेरामाइन भी है और गुआफेनासिन भी है। ठीक है, गुआफेनासिन एंड क्लोराइड। तो ये जो दोनों डोज है ना, ये जो दोनों साल्ट नेम है वो आपके प्रयोग किए जाते हैं वो ड्राई कप में। ठीक है, और ये जो दोनों साल्ट नेम है वो होते हैं वेट कप में। तो ये जो होता है, जिस भी ऐसा पर्सन है जिनको कि जो है वेट कफ हुआ है उनको जो है ग्रिलिंटस दिया जाता है। अब देखिए ग्रिलिंटस जो है कई तरह के सिरप आती हैं, इसमें क्या होता है, ग्रिलिंटस बीएम भी आता है, ठीक है, ग्रिलिंटस सीएम भी आता है, ठीक है, ग्रिलिंटस सी भी आता है और ग्रिलिंटस पीडी भी आता है। पीडी मीन्स पेडियाट्रिक, मतलब ये बच्चों के लिए दिया जाता है। तो सबका अलग अलग जो है साल्ट नेम होता है। अब यहाँ मैं आपको एक सिर्फ जो रेकमेंड कर रहा हूँ वो आप लोग देखिएगा, एक्सेलिन। एक्सेलिन में क्या होता है, एम्ब्रोक्सोल होता है, एम्ब्रोक्सोल, टर्ब्यूटालिन और गुआफेनासिन। तो ये सारे के सारे जो डोज होते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे जो साल्ट नेम है वो प्रयोग होते हैं ड्राई में, और कुछ कुछ जो साल्ट हैं वो प्रयोग होते हैं इसके वेट यानी कि बलगम वाली खांसी में। अब देखिए यहाँ पे आस्थालिन के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। आस्थालिन जो सिरप आता है ना, उसमें लीवोसल्ब्यूटामॉल और एम्ब्रोक्सोल होता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लीवोसल्ब्यूटामॉल जो कि होता है ब्रोंकियोडायलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और गुआफेनासिन जो होता है उसका प्रयोग होता है बेसिकली वो वेट कप में होता है। ये जो आस्थालिन सिरप होता है ना, आस्थालिन एक्सपेक्टोरेंट, उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो तब हम करते हैं जब मान लीजिए आपकी जो सांस जो नाक है वो बिल्कुल बंद है, ठीक है, और खांसी भी आ रही है, बलगम वाली खांसी आ रही है, उस सिचुएशन में आपको आस्थालिन एक्सपेक्टोरेंट जो है वो यूज करना चाहिए। तो देखिए वीडियो में मैंने आपको सारी की सारी जानकारी दे दी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। बाकी मिलेंगे ऐसे एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।